हे एवरीवन, आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ में देखेंगे क्या सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसको फिर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ही पेज पे जो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में दिया हुआ है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जो है टर्म्स देखते हैं जो जिसके पढ़ने के बाद हम लोग जो है इसको समझने में सहूलियत होगा। तो टर्म्स हैं कुछ, एक है हेडलाइन इन्फ्लेशन है, एक कोर इन्फ्लेशन है, एक पॉलिसी रेट है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है कि इट मेजर्स ओवरऑल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। टोटल इन्फ्लेशन जो इकोनॉमी के अंदर है, हर एक आइटम मिला के, जो भी आइटम है सारे आइटम मिला के जो इन्फ्लेशन आता है उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। कोर इन्फ्लेशन क्या कहते हैं? कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं कि इट मेजर्स इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग जो है, एक्सक्लूडिंग वोलेटाइल आइटम्स। वोलेटाइल आइटम्स क्या होता है? वोलेटाइल आइटम्स के अंदर फूड और एनर्जी आता है। फूड एंड एनर्जी को वोलेटाइल आइटम्स क्यों बोलते हैं? तो फूड एंड एनर्जी को वोलेटाइल आइटम्स इसलिए बोलते हैं कि इस दोनों चीज़ का जो है प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो ये कारण है। अब देखो, फूड है तो उसका बहुत सारा कारण है। थोड़ा भी बारिश नहीं हुई, कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, कहीं बाढ़ आ गया, उसके कारण फूड जो है, फूड का प्राइस काफ़ी बढ़ जाता है। या फिर ओवर प्रोडक्शन हो गया तो फूड का प्राइस घट जाता है। एनर्जी में भी वही है। सप्लाई चेन में अगर सप्लाई चेन जो है थोड़ा भी डिस्ट्रप्शन आ गया या सब कहीं पे कोई जो कंट्री सप्लाई कर रहा है वहाँ वार का सिचुएशन हो गया, कोई इंटरनल सिविल वार का सिचुएशन हो गया, तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है। और इंडिया एक ऐसा देश है कि जो मेनली जो अपना जो एनर्जी इंपोर्ट करता है। तो फिर ये तो वोलेटाइल आइटम्स हो गया, फूड भी हो गया। तो वही कहता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है ओवरऑल जो थिंग्स है उसको मिला के जो इन्फ्लेशन आता है उसको शो करता है। और कोर इन्फ्लेशन जो है, फूड एंड एनर्जी को अगर आप रिमूव कर दोगे उसके बाद जो इन्फ्लेशन आएगा वो कोर इन्फ्लेशन होगा। अब एक पॉलिसी रेट क्या है? पॉलिसी रेट जो है, इट इज़ इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक जो है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है, जैसे SBI हुआ, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, ये लोग जिस इंटरेस्ट रेट पे सेंट्रल बैंक हमारा कौन है? RBI से मनी जो है उठाता है उसको पॉलिसी रेट बोलते हैं। और पॉलिसी रेट जो है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री डिसाइड करता है। सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री हमारा कौन है? RBI है। तो RBI जो है पॉलिसी रेट को क्या करता है? एज अ इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग टूल यूज करता है। देखो, इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग टूल की तरह इसको कैसे यूज करता है? दो सिनारियो रखते हैं। एक सिनारियो रखते हैं कि सेंट्रल बैंक हमारा RBI जो है 5% इंटरेस्ट रेट पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक यानी SBI या पंजाब नेशनल किसी को भी 5% पे ये मनी दिया। ये क्या किया? शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या किया? ये अपना ऑपरेशनल कॉस्ट और प्रॉफिट जोड़ के नीचे 8% पे इंडस्ट्रियलिस्ट, MSME सेक्टर या डिफरेंट सेक्टर्स को लोन दिया। एक सिनारियो ये है, 8% पे दिया। एक सिनारियो है कि सेंट्रल बैंक यानी हमारा RBI 3% पे जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक को पैसा दिया। शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो नीचे अपना सारा कॉस्ट जोड़ के, प्रॉफिट और ऑपरेशनल कॉस्ट जोड़ के 5% पे दिया। एक जगह हमको 5% हमें मिल रहा है, एक जगह 8% पे मिल रहा है। मतलब अगर 1 लाख रुपया हम उठाए तो उसका पर एनम अगर इंटरेस्ट जोड़ो तो कितना होगा? 1 लाख पे अगर 5% लगा तो 1 लाख का 5,000 रुपया बनता हमको। अगर नेक्स्ट ईयर उसको हम पेमेंट करते हैं तो 1,05,000 रुपया हमको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर 8% पे किए तो 8% पे क्या होगा कि 1,08,000 रुपये हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम कौन सा प्रीफर करेंगे? 5% वाला इंटरेस्ट वाला प्रीफर करेंगे। तो RBI इसको कैसे एज ए इन्फ्लेशन कंट्रोल टूल यूज करता है? व्हाट RBI डूज कि जो है, जब इसको लगता है कि RBI की इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी का सर्कुलेशन हो गया, और जो है एक थ्योरी है कि टू मच मनी चेजिंग फ्यू गुड्स। देखो, रिसोर्स जो है फिक्स्ड है। अगर रिसोर्स जो है फिक्स्ड है और तो उसको आप जो है रिसोर्स फिक्स्ड है तो आप जो है क्या करोगे? सब चाहेगा खर्च। अगर मनी सबके पास अगर सब चाहेगा फिक्स रिसोर्सेज खर्चना, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो क्या होता है कि RBI जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ाया तो क्या करेगा आदमी? जो है थोड़ा जो है अपना खर्चा का एक्स्ट्रा जो खर्चा अगर वो ले रहा है, लोन लेकर अगर खर्चा कर रहा है घर बनाने का चाहे कुछ भी, तो उसको कम करेगा। उसके कारण थोड़ा एक इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में एक मदद मिलता है। यही पॉलिसी रेट का यूज होता है।
अब देखो एक है टर्म सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको जो है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो होता है हमारा, वो जारी करता है। अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एनएसओ आता है। ये जो है मंथली और एनुअल रिपोर्ट जारी करता है, मंथली और एनुअल रिपोर्ट जारी करता है। इसका बेस ईयर जो है 2012 है, 2012 बेस ईयर मानता है। उसका 2012 मान चलो बेस ईयर माना, तो उस समय अगर कोई भी एक जो है बास्केट ऑफ गुड्स का जो है प्राइस जो है वो 200 पड़ रहा था, ठीक ना। तो अभी अब 2024 है, तो उसका अगर 280 पड़ रहा है, तो उसको क्या करेगा, बेस ईयर को नीचे दे देगा और करंट ईयर का प्राइस देगा, इंटू 100 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सीपीआई आ जाएगा। सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो गुड्स एंड सर्विस दोनों को मेजर करता है। अब देखो इसमें ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, इसमें एक लिमिटेशंस है। एक है सब्स्टिट्यूशन बायस। अब देखो सब्स्टिट्यूशन बायस क्या होता है, मान चलो तुम्हारे पास, तुम जो है टी और कॉफ़ी दोनों पीते हो, तो 3 बार टी पी लेते हो दिन में, 3 बार कॉफ़ी पी लेते हो। अब क्या हुआ कि कॉफ़ी का दाम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। अब ज़्यादा बढ़ गया, तुमको खर्चा जो, मतलब तुम्हें खर्चा जो नहीं करना, अगर महीना का अगर तुम ग्रोसरी पे अगर 2000 रुपया खर्चा कर रहे हो, तो तुमको 2000 करना है। अब क्या करोगे कि इसका जो कुछ कंजम्पशन जो है कॉफ़ी का टी पे शिफ्ट कर दोगे। तो ये इसका टी जो है, कॉफ़ी का जो सब्स्टिट्यूट एज अ टी यूज होने लगा। तो वही यहाँ पे क्या करता है, इसमें सीपीआई जो है, जो अपना इसका बास्केट ऑफ गुड्स है, जो लेके ये अपना प्राइस कैलकुलेट करता है, वो फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स को लेकर कैलकुलेट करता है, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं मानता है। तो एक लिमिटेशन है इसका। अब देखो WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, ये जो है होलसेल का जो प्राइस है उसके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। और सीपीआई जो रिटेल के इन्फ्लेशन को शो करता है। तो होलसेल जो है मेजर्स ओनली गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं काउंट करता, और इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी काउंट नहीं होते हैं। और एक इसमें सिनारियो आता है ये डबल काउंटिंग का। देखो डबल काउंटिंग का सिनारियो क्या हो जाता है कि इसमें डबल काउंटिंग हो जाता है। सरसों है, ठीक ना, सरसों है, किसान जो है कंपनी को बेचा, कंपनी इसको बोतल बनाया, मस्त ब्रांडिंग किया, इसको जो है ये मान चलो 100 रुपया में इसको इंडस्ट्री को बेचा, तो ये ब्रांडिंग वगैरह करके 180 में मार्केट में बेच रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डबल काउंटिंग का सिनेरियो क्रिएट हो जा रहा है, उसके कारण डाटा जो है सही आ नहीं पा रहा है। उसके कारण गवर्नमेंट क्या सोच रहा है, WPI से वो PPI पे शिफ्ट करे, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे। अब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में जो है ये तीनों जो हम जो बात किए सिनेरियो में, गुड्स एंड सर्विस, ये दोनों मेजर करेगा। PPI एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को भी मेजर करेगा, और डबल काउंटिंग का सिनेरियो खत्म कर देगा। एडवांस इकोनॉमी जैसे USA और यूरोपियन कंट्री, ये लोग ऑलरेडी PPI को यूज कर रहे हैं बहुत पहले से। तो भारत सरकार भी यही सोच रही है कि WPI के जगह पे हम PPI यूज करें। तो ये था एक। अब इकोनॉमिक सर्वे का कुछ मतलब सजेशंस एंड डाटा है, उसको देखते हैं। उससे पहले हम न्यूज़ देखते हैं जो कोर टर्म डिस्कस किए हैं। तो कोर टर्म्स डिस्कस करने के बाद हम लोग पढ़ते हैं, देखो क्या है, सर्वे सेज कोर इन्फ्लेशन अराउंड 3%। कोर इन्फ्लेशन जो है 3% के करीब है, सर्वे बोल रहा है। बट आरबीआई जो है, आरबीआई कट बाई रेट कट बाय आरबीआई डिलेड। आरबीआई जो इंटरेस्ट, अगर इन्फ्लेशन नहीं है तब भी आरबीआई जो है डिले कर रहा है रेट कट करने में, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है। तो एक ये इकोनॉमिक सर्वे, कुछ इसका सजेशन है वो को पहले पढ़ते हैं। उसके लाइन में भी यही है, देखो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 हैज मेड अ केस फॉर चेंजिंग इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क द सेंट्रल बैंक by excluding food prices despite the core inflation rate being around 3%। RBI अब इसका एक डिटेल में है, वो देखते हैं। देखो ये कह रहा है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो हमारा 5% है, और जो हम लोग CPI जो हम लोग मानते हैं, उसमें जो है CPI में 46% ऑफ जो है गुड्स हैं वो फूड आइटम कंट्रीब्यूट करते हैं। अब 46% सोचो कि वॉलेटाइल आइटम्स जो हम लोग पढ़े थे ये हेडलाइन इन्फ्लेशन में, वो आइटम कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सोचो कि अगर थोड़ा भी अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन हुआ तो डाटा क्या आएगा। अब एक है पॉलिसी रेट, तो हम लोग समझ ही लिए, पॉलिसी रेट था फूड एज हायर फूड प्राइस मोर ऑफन नॉट डिमांड इंड्यूस्ड बट सप्लाई इंड्यूस्ड। देखो ये क्या कर रहा है इकोनॉमिक सर्वे, ऑन इंडियाज इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क द सर्वे सेड इन्फ्लेशन टारगेटिंग शुड बी कंसीडर्ड एक्सक्लूडिंग। सर बोला कि इन्फ्लेशन का जो टारगेट है उसको फूड आइटम को एक्सक्लूड करना चाहिए, क्योंकि फूड आइटम जो है, ये फूड एज अ हायर फूड प्राइसेज आर मोर ऑफन
नॉट डिमांड इंड्यूस्ड बट सप्लाई इंड्यूस्ड। बोल रहा है कि जो फूड आइटम्स जो है वो डिमांड इंड्यूस्ड, उसका महंगाई नहीं बढ़ता है, सप्लाई। देखो डिमांड जो है कि लगभग तो फूड आइटम का कांस्टेंट है कि हाँ इतना पॉपुलेशन ये इतना कंज्यूम कर रहा है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कंज्यूम कर रहा है। अब उसी में क्या हो जा रहा है कि अगर मान चलो बारिश हो गया, सुखाड़ हो गया, तो फूड आइटम का प्रोडक्शन इतना से जाकर इतना घट गया, तो डिमांड तो उतना ही है। यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन जो है फूड आइटम का प्राइस जो है बढ़ जाता है। तो उसका इकोनॉमिक सर्वे आगे क्या बोलता है कि इस सिनारियो को हैंडल करने के लिए आप क्या करो, जो पुअर पीपल हैं उसको डीबीटी कर दो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दो, या एज ए फॉर्म ऑफ कोई कूपन दे दो। कूपन देखो क्या गवर्नमेंट का क्या है कि अगर तुमको एक कूपन दिया, बोला कि वेजिटेबल मार्केट में यूज होगा, ABC कूपन गिफ्ट कार्ड नंबर है, तो ये मान लो तुम शूज स्टोर पे जाओगे तो वहाँ ये कूपन रिडीम नहीं होगा, ये वेजिटेबल मार्केट में ही रिडीम होगा। तो वही आरबीआई कर रहा है यहाँ पे। देखो आरबीआई ये पढ़ना है, इसको आरबीआई वही बोल रहा है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि फूड जो है डिमांड बेस्ड जो है इंड्यूस्ड नहीं है, बट सप्लाई बेस्ड इंड्यूस्ड हो पाता है। तो वो देखते हैं। एक देखो आगे क्या है कि इन मई 2016 आरबीआई एक्ट 1934 was amended to implement a statutory framework for flexible inflation target, under which average inflation more or less than upper tolerance band, the inflation target for any ये याद रखना भी बैंड हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो any 3 consecutive quarter is considered as failure meeting inflation target. At present RBI target for headline inflation is 4%, अब बैंड प्लस माइनस ऑफ 2%। अब देखो क्या 2016 में जो है आरबीआई एक्ट में अमेंड किया गया था और जो इन्फ्लेशन टारगेट उसको फ्लेक्सिबल किया गया था, और बोला गया था कि अगर उसके अंदर अगर लगातार कंसेक्यूटिव 3 क्वार्टर में अगर जो है वो बैंड जो है 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में जो है बैंड से ऊपर अगर रह गया तो वो फेल्यूर माना जाएगा इन्फ्लेशन टारगेट को मीट करने में। अब देखो एक नीचे देखो लोअर बैंड है 2%, ऊपर अपर बैंड है 4%। अब देखो क्या हो रहा है कि अगर मान लो इन्फ्लेशन जो है ऊपर नीचे हो रहा है, 3 पे कभी जा रहा है, कभी 2 पे आ रहा है, कभी 3 पे जा रहा है, कभी 4 के पास जा रहा है। ऐसा सिनेरियो कभी आ जाता है कि लगातार 3 बार 4 से ऊपर रह गया। अगर 1 2 3 अगर 3 बार रह गया, इसको हटा दो, 3 बार रह गया तो वो जो है इन्फ्लेशन टारगेट को जो है मेंटेन करने में फेल्यूर माना जाएगा टारगेट को। वही चीज़ बोला है इकोनॉमिक सर्वे। अब देखो इकोनॉमिक सर्वे देख लिया, अब ये कुछ सजेशंस हैं, इसको नोट्स बनाए हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं। देखो इकोनॉमिक सर्वे जो है ये प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर को बिफोर बजट। यूजुअली बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को हाउस के बिफोर प्रेजेंट किया जाता है। इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे का जो ग्रोथ रेट है वो 6.5% रखा गया। लास्ट ईयर जो है 6.5 से 7% रखा गया है, ठीक ना। लास्ट ईयर ये जो प्रोजेक्ट था 8% था। अब बताओ 8% हम लोग बैकवर्ड क्यों चले आए, 6.45% से 7% क्यों आ गए। देखो क्या हो रहा है कि वर्ल्ड में जो है डिफरेंट जो अनसर्टेनिटी अभी बना हुआ है। कहीं वार का सिचुएशन है, कहीं और बहुत अभी वर्ल्ड में इस बार जो है सबसे ज़्यादा अभी एक मतलब 2-3 मंथ पहले एक न्यूज़ में था, डाटा था कि सबसे ज़्यादा देखो ब्रिटेन में जो है इलेक्शन हुआ, इंडिया में हुआ, मतलब बड़ा जो इकोनॉमीज है उसमें इलेक्शन हो रहा है। फिर ये USA में होने वाला है। तो देखो गवर्नमेंट अगर चेंज होता है तो उसका हर जरूरी नहीं कि हर एक जो है वहाँ जो अगर पार्टी रेजिम दूसरा चेंज हुआ तो उसका जो है अगर अभी जो है मान चलो USA का, ठीक ना, बाइडेन के साथ जो इंडिया का बाइडेन अगर एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो रिलेशन इंडिया के साथ है उसका अगर फेवरेबल है या नहीं है वो मायने नहीं रखता है। मान चलो आगे अगर ट्रम्प का रेजिम आ गया तो दोनों का पॉलिसी जो है डिफर कर सकता है। तो उसके कारण बहुत सारा अनसर्टेनिटीज, वार के कारण रसिया यूक्रेन इजराइल वाला जो इशू चल रहा है वो चल रहा है, तो उसके कारण जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेकर प्रोडक्टेड ग्रोथ रेट जो है थोड़ा कम रखा है इकोनॉमिक सर्वे। अब देखो सर्वे एक और बोला है कि इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइटेड रेजिलियंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एमिड ग्लोबल uncertainties and emphasizes the importance of continued structural reform। अब देखो इकोनॉमिक सर्वे क्या बोला है कि हमारा जो इकोनॉमी है वो एकदम सही चल रहा है क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए, उसके कारण हम लोग को दिक्कत नहीं हुआ है। तो वही इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है। तो
एक है। अब समरी देखते हैं इसका, एक टॉपिक वाइज जो है, जो उसका चैप्टर वाइज, उसी टॉपिक वाइज समरी देख लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में और डिफरेंट थिंग्स के बारे में क्या बोला है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल पेमेंट के बारे में बोला है कि फोकस ऑन डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू पीपी मॉडल, फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू जनधन आधार, ऐसा बोला है। देखो क्लाइमेट चेंज में क्या है कि इंडिया का जो है नेट जीरो एम जो है 2027 तक है। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुआ था 21, उसमें पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया, उसमें बोला गया था कि बाय 2030 जो है 40% जो है 40% ऑफ इस पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। तो इंडिया जो इसको ऑलरेडी 9 ईयर पहले ही अचीव कर लिया है। और इंडिया COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो हुआ, उसमें अपना एक पंच अमृत टारगेट रखा था। उसमें इंडिया ने यह कहा कि 50% ऑफ इट एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल बाय 2030। अब देखो यहाँ पर एक लूप होल्स है, बोल रहा है कि 50% तो हम लेंगे। 50% कितना, अभी मान चलो 500 गीगावाट अगर कंजप्शन एक मान लेते हैं, हाँ 1000 गीगावाट मेरा कंजप्शन जाएगा क्योंकि हम डेवलपिंग इकोनॉमी, लेकिन इसका हम 50% 500 गीगावाट हम जो है नॉन रिन्यूएबल्स, मतलब ये कहीं ये नहीं बोल रहा है कि हम अपना कंजप्शन जो है टेक्नोलॉजी इफिशिएंट करके कंजम्पशन को घटाएंगे। ये सिर्फ बोल रहा है कि 50% ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट बाय 2030। और CO2 एमिशन को जो है 1 बिलियन टन से 1 बिलियन टन 2030 तक घटाएंगे। अब एक यही सब देखते हुए एक इनिशिएटिव जो है इंडिया जो है इंटरनेशनल फोरम पे रखा था, लाइफ इनिशिएटिव। इसको जरूर पढ़ना, ये बहुत अच्छा चीज़ है। इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है और ये न्यूज़ में आकर आता है कि इसमें है कि हम लोग कैसे अपने डे टू डे लाइफ में जो है क्या परिवर्तन लाके इन्वायरमेंट के सेव कर सकते हैं। वही लाइफ इनिशिएटिव है, ये इंडिया के द्वारा इंटरनेशनल फोरम पे जो है लॉन्च किया गया था। और बहुत सारे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं। अब देखो एग्रीकल्चर एंड फूड में क्या बोला मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर में कि सारा कुछ सही है, अच्छा चल रहा है, फूड प्रोडक्शन बढ़ा है, इंक्रीज्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है, MSP दिया गया और डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के कारण भी जो है इन किसान का जो है सहूलियत हुआ है प्रोडक्शन करने में। फिर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के बारे में बोला है। देखो इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ऑन, बोला है कि ये ट्रैक पे है अपना, जो ये इंडिया का एक जो एम है कि $300 बिलियन जो है इन वैल्यू में जो है इसको प्रोडक्शन करना है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को, और $120 बिलियन एक्सपोर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का। अब देखो ये इंडिया का एम है और बोला है कि ट्रैक पे है, कि सही समय पे है और ये ऐसा हो जाएगा। अभी का करंट सिनारियो क्या है, करंट सिनारियो देखते हैं। करंट सिनारियो ये है कि 29 बिलियन जो है हमारा, जो $29 बिलियन अभी एक्सपोर्ट हुआ है, फ्रॉम $29 बिलियन एक्सपोर्ट किया हम लोग, और एम कितना 120 बिलियन का एम है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में बोला कि बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट कर रहा है, इसको सारा कुछ सही चल रहा है, मतलब भारत में बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट चल रहा है ये स्टार्टअप इकोसिस्टम। हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में बोला है कि जेंडर इनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है और जेंडर पैरिटी इन एजुकेशन भी एकदम अच्छे, मतलब उसका जो पैरामीटर्स है वो सही हुआ है। आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में बोला है कि 22 करोड़ जो है बेनिफिशरी इसमें रजिस्टर्ड हैं आयुष्मान भारत स्कीम। अभी आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में एक डिटेल में पढ़ लेना कि क्या है नहीं है, इसको जाके एक बार नेट पे सर्च कर लेना या इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना, पता चल जाएगा। अब एक कंसर्न आ रहा है कि कंसर्न इस बार शो किया इकोनॉमिक सर्वे कि एक एड्रेस क्या, इस कंसर्न को एड्रेस करने की जरूरत है। ग्रोइंग ओबेसिटी, मेंटल हेल्थ और स्क्रीन टाइम, ये पार्टिकुलरली अमाउंट जो है बोला है कि ये जो चिल्ड्रेन और एडोलसेंट के बीच में ऐसा पाया गया है। मेंटल हेल्थ जो है मेनली जो ये इशू आ रहा है कोविड-19 के बाद, ये ज़्यादातर इशू हाईलाइटेड हुआ है। उसको गवर्नमेंट टैकल करने के लिए अब देखो क्या किया है, देखो हम बताते हैं। मोर देन 1.5 लाख अप्रॉक्स हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैव बीन ऑपरेशनलाइज्ड। तो ये चीज़ गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, उसको कर रहा है। अब ये इकोनॉमिक सर्वे देख लिए, इकोनॉमिक सर्वे के बाद अब देखते हैं पेपर में कुछ है भी, ये चीज़ तो देख ही लिए।
पेज नंबर 5 में मतलब सिटी न्यूज है, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं, हमें सीबीआई टर्म्स देखे, ठीक ना। तो सीबीआई टर्म्स है तो माइंड में क्लिक करना चाहिए कि सीबीआई जो है अंदर जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर है, होम मिनिस्ट्री के अंदर नहीं, याद रखना। ईडी किसके, ईडी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है। तो डीओपीटी के अंदर है सीबीआई। और सीबीआई जो अपना पावर डिराइव कहाँ से करता है, तो पावर डिराइव डीएसपी एक्ट 1946, दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेबलाइजमेंट एक्ट जो है 1946, उससे अपना पावर डिराइव करता है। तो हाँ ठीक है, एक स्क्रॉल कर रहे हो, फिजिकल पेपर पढ़ रहे हो तो एक न्यू सीबीआई हम देख लिए तो समझ आ गया कि कहाँ इसे क्या करता है नहीं करता है, उसको देख लिया। उसके पॉलिटिकल न्यूज उसके अंदर है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब एक इकोनॉमिक सर्वे आप फिर से हाईलाइटेड देखते हैं, तो टर्म्स हम डिस्कस कर लिए, फिर देखते हैं कि क्या सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे जो है पेज नंबर 7 पे क्या हो, इकोनॉमिक एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विद सिंगल ग्लोबल टेम्परेचर टारगेट नीड टू मूव अवे। क्लाइमेट चेंज के बारे में बोले हैं, उसके बारे में पेरिस एग्रीमेंट में क्या बोला गया, ये सब हम लोग डिस्कस किए हैं। उसके क्या है देखो, ये तो एग्रीकल्चर बोला ही है कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करो। डाइट मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि उसके कारण क्या है, मेनली एडोलसेंट एंड टीनेजर के अंदर मतलब उसके लोग के बीच में पाया जा रहा है। और देखते हैं इकोनॉमी, ये तो हम लोग देख ही लिए हैं कि 6.5 to 7% ग्रोथ जो है इस बार का टारगेट है, और लास्ट ईयर 8% था। और क्यों कम कर दिया गया वो लोग पढ़ लिए, क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स था, ये सब देख हम लोग पढ़ लिए। देखो एक इंडिया मस्ट प्लंज इनटू चाइनाज सप्लाई चेन एट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, एक हम लोग पढ़ेंगे अभी चाइना 1+ स्ट्रेटेजी। चाइना 1+ स्ट्रेटेजी क्या है, डीरेगुलेसिंग बैलेंसिंग टाइज विद चाइना वाइटल। अब देखो इकोनॉमिक सर्वे क्या बोला है कि हमारा जो चाइना के साथ जो है थोड़ा टाइज को जो है बैलेंस करके चलना चाहिए। क्यों बैलेंस करके चलना चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहा है इकोनॉमिक सर्वे। देखो हम कोई भी चीज़ अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैपिटल इन्वेस्ट के अंदर जो मशीनरी आता है, बहुत सारा मशीनरी जो हमें चाइना से इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो उसके कारण अगर टाइज सही रहेगा, अगर बैलेंस टाइज रहेगा तो हम इम्पोर्ट करने में सही रहेगा। तो उसके कारण जो है इकोनॉमिक सर्वे ऐसा बोल रहा है कि एमएसएमई को जो है सहूलियत हो, उसके कारण जो है एक बैलेंस टाइज रखना चाहिए। अब एआई पर जो है कंसर्न डाला है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ये बोला है कि इनिशियली जो है एम्प्लॉयमेंट घट सकता है, बट ओवर द टाइम जो है लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉयमेंट जो है नॉर्मल हो जाएगा। तो फिर एआई के बारे में भी ये मतलब इकोनॉमिक सर्वे बोला है। चाइना 1+ स्ट्रेटेजी अभी देखते हैं हम लोग, रुक जाओ। ग्रोथ क्रॉस सर्वे पोस्ट का इंडिया एआई यूज। अब देखो चाइना 1+ स्ट्रेटेजी क्या है, चाइना 1+ स्ट्रेटेजी हम देखते हैं। देखो बहुत सारा इकोनॉमी, जैसे यूएसए है, ठीक ना। देखो यूएसए है, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ये इसका जो बहुत सारा जो है मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना में है, ठीक है ना। तो यूएसए और जो है चाइना के गवर्नमेंट में जो है रिलेशन सही नहीं है। ट्रम्प के ये अब ट्रम्प के जो है रेजिम जो था बाइडन से पहले, उसका एक दिमाग में करो कि ट्रम्प जो है कितना टैरिफ जो है ये सब जो है लगा दिया था, और बोला था कि इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है इतना टैरिफ देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ जो है मतलब एक डिमोरलाइज्ड इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या कि आप जो है अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको चाइना से बाहर जो है आप शिफ्ट कीजिए। तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग क्या किया है, एक चाइना 1+ स्ट्रेटेजी अपनाया है कि एक तो जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में है ही, और एक क्या करते हैं, एक अपना जो मैन्युफैक्चरिंग उसको डाइवर्स करते हैं। डाइवर्स क्या करते हैं, जो नियरेस्ट फेवरेबल कंट्रीज हैं उसमें हम लोग शिफ्ट करते हैं, जैसे इंडिया वियतनाम बांग्लादेश, ये सब में हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट जो स्ट्रिक्टनेस लाएगा तो हमारा मेन फोकस मैन्युफैक्चरिंग यहाँ जो हम शिफ्ट किए थे उस पर ज़्यादा फोकस करने लगे, उससे हमें सप्लाई चेन में और डिमांड को मीट करने में दिक्कत नहीं आएगा। इसी को चाइना 1+ स्ट्रेटेजी जो है नाम दिया गया, यही था। और फिर हम लोग क्या करते हैं,
इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिए, उसके कंसर्न्स पढ़ लिए, डाटा क्या था एक बार और देख लेते हैं। शेयर मार्केट और कुछ इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया, वो ऑरली बोल देते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे ये बोला है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को और हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल इंक्लूजन को जो है डिफरेंट फॉर्म में हम बढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट के स्कीम से, डीबीटी से, आधार के थ्रू, बहुत सारा चीज़ है। और इकोनॉमिक सर्वे ये बोला है कि एनपीए का जो प्रॉब्लम है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो प्रॉब्लम है, वो लगभग सॉल्व हो गया है, तो ये बोला है। फिर एफएनओ हम लोग लास्ट न्यूज़ में हम लोग देखे थे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के बारे में, उसको बोला है, उस पर बोला है कि इस पर जो है मोर रेगुलेशन का ज़रूरत है। देखे थे कि हम लोग 10 आउट ऑफ 9 इन्वेस्टर कैसे जो है मनी लूज कर रहे हैं, तो उसके कारण जो है एक सही इन्फॉर्मेशन जाए और सही इन्फॉर्मेशन है उसके तहत इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर जो है एक इशू क्रिएट किया है, बहुत अच्छा इशू है कि मिस सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस बाय फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा है कि अब जो इंश्योरेंस एडवाइजर जो होते हैं उनका मेनली जो इंसेंटिव और जो पर्क्स एंड अलाउंसेस जो है, बहुत सारा चीज़ जो है, सैलरी जो है कोर सैलरी होता है, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा जो होता है वो इंश्योरेंस जो सेल होता है उस पर डिपेंड करता है। अब फाइनेंशियल एडवाइजर जो है कभी कभी जो कस्टमर है उसको मिसलीड कर देते हैं, पूरा एकदम सही से डिटेल नहीं बता के, ऊपर जो है जो मेन जो एक लगता है कि हाँ इससे जो कंज्यूमर जो कस्टमर अट्रैक्ट होगा वो सब बता के बेच देते हैं, फिर बाद में दिक्कत होता है। तो उसी पे बोला है कि मिस सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस हो रहा है, इस पे देखने की थोड़ा ज़रूरत है, ध्यान देने का। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट पे ये बोला है कि सीएडी का जो करेंट अकाउंट डिफिसिट हमारा है वो अंडर कंट्रोल में है। चाइना 1+ स्ट्रेटेजी देख लिए, उससे कैसे इंडिया को बेनिफिट हो सकता है, आप सोचो कि कैसे हो सकता है। क्या गवर्नमेंट को पॉलिसी लाएगा जो कि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट अगर सोचे कि चाइना से हम अपना मैन्युफैक्चरिंग हब अगर बाहर निकाले तो क्या गवर्नमेंट को पॉलिसी ले जाना चाहिए, क्या इंसेंटिव, जैसे एक इंसेंटिव हम लोग का है PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, उसके बारे में पढ़िएगा, तो उस तरह से क्या इंसेंटिव लाए, यही सब। एक एग्रीकल्चर के बारे में जो इकोनॉमिक सर्वे बोला है कि लैंड कंसोलिडेट करने का हम लोग को ज़रूरत है। अब देखो लैंड कंसोलिडेट करने का क्या ज़रूरत है, देखो फ्रेगमेंटेड एक बड़ा सा एक विलेज है, ठीक ना, इसमें बहुत सारा फ्रेगमेंटेड लैंड है, तो अब हर एक लैंड के लिए इसका जो भी ओनर है वो जो है अपना इनपुट सीड्स, एग्रीकल्चर मशीनरी यूज करेगा, हर एक जगह पे लेबर लगेगा, तो इनपुट कोस्ट क्या होता है, इनपुट कॉस्ट जो है बढ़ जाता है अगर छोटा फ्रेगमेंट पार्सल ऑफ लैंड के लिए यूज किया। अब इसको सब मिला के अब क्या करो, इसके अंदर जो है इसको जो है अब एक कर दो, तो अब एक पूरा हो गया। अब कोई मशीनरी हायर किया तो एक ही दिन में पूरा ऐसे करके पूरा एकदम कम कर देगा, एक ही दिन, मतलब इनपुट कॉस्ट घट जाएगा, इनपुट कॉस्ट घटेगा तो हम जो है इनकम बढ़ेगा, सिंपल सी बात। अगर जहाँ पे इनकम जो अगर फ्रेगमेंटेड में पर हेक्टेयर अगर 100 हो रहा था, अगर 100 हेक्टेयर का लगा दे उससे एटलीस्ट जो है 20 to 30% रिडक्शन आ जाता है, ऐसा केस देखा गया, तो इनकम बढ़ेगा गवर्नमेंट को, जो फालतू का जो हो रहा था। तो वही इकोनॉमिक सर्वे बोला है कि हमें इनपुट कॉस्ट को जो है, मतलब लैंड फ्रेगमेंटेशन को जो है उसको थोड़ा एक करना पड़ेगा, बहुत सारा मतलब। उसके बाद फिर बोला है कि कोल को जो है जो इम्पोर्ट हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं उसको घटाना पड़ेगा। MSME नीड मोर लोन्स। अब देखते हैं कल के बजट में क्या होता है, MSME के बारे में क्या जाता है। यहाँ तो बोला गया इकोनॉमिक सर्वे जो सजेशन दिया है कि MSME जो है हमारा उसको और लोन का आवश्यकता है। AI पे हम लोग पढ़ लिए नीड टू। एक और बोला है कि इकोनॉमिक सर्वे बोला है कि नीड टू क्रिएट मोर नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स, एटलीस्ट 18 लाख पर ईयर जो है नॉन एग्रीकल्चरल जॉब क्रिएट करने का ज़रूरत है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोला है। अब देखो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है अभी न्यूज़ में चल रहा है और बिहार जो है बहुत ज़ोर शोर से इसका मांग कर रहा है। अब क्या होगा नहीं होगा, गवर्नमेंट कब देगा इसका नहीं। देखो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये जो है फिफ्थ फाइनेंस कमीशन इसके रिकमेंडेशन पे लागू किया गया था। उसके जो है फिर ये क्राइटेरिया क्या है, किसको दिया जाता है पैरामीटर जो है बेस्ड ऑन ये गडगिल जो फॉर्मूला है उस पर पैरामीटर डिसाइड किया गया। अब गडगिल फार्मूला पे बोला गया कि कोई अगर हिली टेरेन है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी है,
साइजेबल अगर ट्राइबल पॉपुलेशन है, स्ट्रेटेजिक कोई लोकेशन है, बॉर्डर एरियाज पड़ता है या उसमें अगर कोई स्टेट है उसका ये क्या कहता है इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है या नॉन वाइएबल सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये सब जो है एक दिया गया पॉइंट्स की, इसके बेसिस पे आप जो है किसी स्टेट को जो है एस सी एस में स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आप डाल सकते हैं। तो बिहार गवर्नमेंट क्या जो है ये इस बिहार गवर्नमेंट का जो है बिहार गवर्नमेंट देखो रिसेंटली जो है कुछ लास्ट ईयर जो है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाया था। उसमें पाया कि मोर देन 1/3 ऑफ जो पॉपुलेशन हमारा है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। एक सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो ही गया एक पॉइंट। फिर बिहार गवर्नमेंट ये बोलता है कि हमारा जो हम इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस भी है, एक 2 पॉइंट ये हो गया। अब बिहार बोलता है कि हम लैंड लॉक्ड बॉर्डर है, हमारे पास जो है लैंड लॉक बॉर्डर, उसके कारण हमें इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। एक ये हो गया कि हम लैंड लॉक्ड हैं, मतलब जोग्राफिकल आइसोलेटेड है, ये हो गया। फिर बोलते हैं बिहार गवर्नमेंट एक और पॉइंट देता है कि नेचुरल क्लाइमेटीज जो है हमारे यहाँ बाढ़ वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाता है, उसके कारण हमारा जो है बहुत सारा नुकसान होता है। फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार गवर्नमेंट बोलती है। फिर पॉवर्टी एंड सोशल डेवलपमेंट तो हम लोग देखे ही हैं उसमें सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस में। तो ये सब पॉइंट देकर बिहार गवर्नमेंट जो है बोलती है कि हमें जो इकोनॉमिक्स हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दे देना चाहिए। उसमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में क्या होता है कि कोई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो अमूमन अगर कोई नॉर्मल स्टेट अगर 60-40 का अगर रेशियो को उसको फंडिंग होता है, मान चलो 60 सेंट्रल गवर्नमेंट दिया, 40 स्टेट उसमें लगाया, अगर उसको किसी के SC/SC मतलब जो है स्पेशल स्टेटस कैटेगरी में अगर किसी स्टेट को डाल दिए हो तो उसको वहाँ पे जो है 90-10 का लगभग जो है रेशियो होता है। 90 सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा उठाएगा, 10% जो है स्टेट उठाएगा। तो उससे जो है क्या होगा कि वो जैसे बिहार गवर्नमेंट अगर मान कर रहा है अगर इसको दे दिया जाए तो उससे जो है इकोनॉमिक फायदा होगा उससे, और बोलता है कि और डेवलप हम कर पाएंगे। अब देखो इसमें क्या है, 14th फाइनेंस कमीशन जो है इसको बोला कि कुछ जो हिली स्टेट हैं उनको रहने दो और बाकी सबको जो SC/SC कैटेगरी से हटा दो, मतलब क्या स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से हटा दो। तो फिर इकोनॉमिक सर्वे ये भी पहले 32% जो है टैक्स डिवोल्यूशन फ्रॉम सेंट्रल पूल से होता था, इसको बढ़ा के 42% किया। बोला कि हम पैसा तो बढ़ा दिए हैं तो इसको ये स्टेटस को लगभग हटा दो। अब एक फैक्ट बता देते हैं SC/SC का, ये हम लोग पर लिए बिहार क्यों डिमांड कर रहा है, कब हुआ था, किसके फॉर्मूला, गडगिल फॉर्मूला पे जो है ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दिया था और 14 फाइनेंस कमीशन क्या बोला था और टैक्स पैसा बढ़ा दिया था। अब एक फैक्ट जान लो कि सबसे लेटेस्ट जो है कौन सा स्टेट हुआ था, लेटेस्ट जो है SC/SC कैटेगरी में कौन सा लेटेस्ट शामिल हुआ था, तो वो तेलंगाना हुआ था। आंध्र प्रदेश अलग होने के बाद तेलंगाना सबसे लेटेस्ट स्टेट था जो SC/SC में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डाला गया था। तो यही सब इसका मतलब बताए कि डिस्कस किए कि क्या कारण है, क्यों बिहार गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है। तो और फिर जो है सबसे लेटेस्ट कौन था, तेलंगाना था। यही सब आज के न्यूज़ में था। कल के न्यूज़ में फिर देखेंगे बजट क्या हुआ था और किस बजट में क्या क्या इकोनॉमिक सर्वे का सजेशन का जो उसके लागू किया गया और उसके लागू करने के बाद उसको कितना फंडिंग किया गया, ये सब हम लोग देखते हैं। फिर टैक्स स्लैब देखेंगे, क्या टैक्स स्लैब बढ़ाया गया, घटाया गया, किस चीज़ पे, यही सब आइटम का कल बजट देखते हैं। आज के लिए इतना ही है, ठीक है, धन्यवाद।